ध्येय टीवी के डेली एमसीक्यू कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है और मैं हूं विवेक ओझा। इस कार्यक्रम में हम आईएएस, पीसीएस और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के बहुविकल्पीय प्रश्नों पर चर्चा करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। आज का पहला सवाल जो काफ़ी सुर्खियों में है, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? आपके ऑप्शंस हैं: ए, देश में केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों की संख्या 8 है। बी, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड प्रमुख केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल है। सी, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों को अंतर्राष्ट्रीय सीमा की सुरक्षा के साथ साथ संयुक्त राष्ट्र शांति मिशनों में भी जिम्मेदारी दी जाती है। या फिर डी, असम राइफल्स पूर्ण रूप से गृह मंत्रालय के तहत काम नहीं करता, जबकि सभी अन्य सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेज पूर्ण रूप से गृह मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करते हैं। इसका उत्तर है ए। व्याख्या देखते हैं। वर्तमान समय में केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल चर्चा में है क्योंकि हाल ही में सूचना आई थी कि सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस के जवानों के लिए हवाई कुरियर सेवा यानी एयर कुरियर सर्विसेज को गृह मंत्रालय द्वारा निलंबित कर दिया गया है। यानी अब कोविड के प्रभाव के कम होने के साथ ही केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल के जवान अपनी ड्यूटी को सड़क मार्ग और रेल रूट से जाएंगे, न कि हवाई मार्ग से, जो सुविधा उन्हें पहले मिल रही थी। इस निर्णय का विरोध भी होना शुरू हुआ तो केंद्र सरकार ने हाल ही में स्पष्ट कर दिया है कि जवानों के लिए हवाई कुरियर सेवा निरस्त नहीं की गई है। गौरतलब है कि भारत में 7 केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल हैं, जिनमें शामिल हैं आईटीबीपी, असम राइफल्स, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, सशस्त्र सीमा बल और बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स और नेशनल सिक्योरिटी गार्ड। केंद्रीय सशस्त्र बल गृह मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करते हैं, लेकिन असम राइफल्स पर प्रशासनिक नियंत्रण तो गृह मंत्रालय का है, लेकिन ऑपरेशनल कंट्रोल इंडियन आर्मी का है। इसके अतिरिक्त केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल के जवानों को यूनाइटेड नेशंस पीस कीपिंग ऑपरेशंस में भी समय समय पर तैनात किया जाता रहा है। अब देखते हैं दूसरा सवाल। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, यह नोबेल पीस प्राइज प्राप्त अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। दूसरा, यह वर्ल्ड सोशल प्रोटेक्शन रिपोर्ट को जारी करता है। और तीसरा, भारत इसका संस्थापक सदस्य देश है। उपरोक्त में से कौन से कथन सत्य हैं? ए, 1 और 2, बी, 2 और 3, सी, 1 और 3, या फिर डी, 1, 2 और 3। इसका उत्तर है डी, यानी तीनों स्टेटमेंट सही हैं। अब व्याख्या देखते हैं। 11 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का स्थापना दिवस था और इसका गठन 1919 में हुआ था। 1946 में यह संयुक्त राष्ट्र का पहला स्पेशलाइज्ड एजेंसी यानी विशेषीकृत संस्था बना था और इसका मुख्यालय जिनेवा, स्विट्जरलैंड में है। इसमें कुल 187 सदस्य देश हैं। यह वैश्विक श्रम कानूनों के मानक तय करने वाला संगठन है और यह राष्ट्रीय सरकारों, नियोक्ताओं यानी जो एम्प्लॉयर्स हैं, और कामगार यानी वर्कर्स, इनके बीच में श्रम संबंधों और मानकों के लिए एक त्रिस्तरीय व्यवस्था यानी ट्राइपेटाइट अरेंजमेंट करता है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन वार्षिक स्तर पर कुछ महत्वपूर्ण रिपोर्ट जारी करता है जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं और जिसमें शामिल हैं द वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक रिपोर्ट, वर्ल्ड ऑफ वर्क रिपोर्ट, वर्ल्ड सोशल प्रोटेक्शन रिपोर्ट, द रोल ऑफ डिजिटल लेबर रिपोर्ट और ग्लोबल वेज रिपोर्ट। अब बात करते हैं तीसरे सवाल की। जेरडॉन्स कोर्सर पक्षी जो भारत में अभी सुर्खियों में है का IUCN रेड लिस्ट में स्टेटस क्या है? ऑप्शंस हैं: ए, अति संकटापन्न, बी, संकटापन्न, सी, सुभेद्य, या फिर डी, नियर थ्रेटेंड। इसका उत्तर है ए, यानी क्रिटिकली इंडेंजर्ड। हाल ही में केंद्र सरकार ने आंध्र प्रदेश में जेरडॉन कोर्सर पक्षी के अध्ययन और उससे जुड़े सर्वे के लिए 50 लाख रुपए आवंटित किया है। दरअसल यह पक्षी IUCN द्वारा संकटापन्न जीव जंतुओं की रेड डेटा लिस्ट के तहत अति संकटापन्न यानी क्रिटिकली इंडेंजर्ड की सूची में शामिल है और इस पर विलुप्ति का खतरा मंडरा रहा है। भारत सरकार के पर्यावरण मंत्रालय का प्रयास यह है कि इसके अस्तित्व के संरक्षण के लिए कार्यवाही की जानी आवश्यक है और इस पक्षी को आंध्र प्रदेश में स्थानीय स्तर पर काली कोडी कहते हैं। यह एक रात्रिचर पक्षी है। ऐसा माना जाता है कि यह कुछ दशकों पहले विलुप्त हो गई थी और फिर आंध्र प्रदेश के कडप्पा जिले स्थित श्री लंका मलेश्वरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में 1986 में फिर से देखी गई और अब इस पक्षी के अस्तित्व की खोज और उसके संरक्षण के लिए 50 लाख रुपए का आवंटन किया गया है। अब बात करते हैं चौथे सवाल की। 100 करोड़ रुपए की लागत से किस स्थान पर अफ्रीकन वाइल्ड लाइफ सफारी के गठन का निर्णय लिया गया है? आपके ऑप्शंस हैं: ए, कूनो पालपुर, बी, नागपुर, सी, चेन्नई,
या फिर डी विशाखापट्टनम? इसका उत्तर है बी। व्याख्या देखते हैं। अफ्रीकी वन्य जीवन का भारत में बेहतर अनुभव कराने के लिए 100 करोड़ रुपए की लागत से नागपुर अफ्रीकन वाइल्ड लाइफ सफारी का निर्णय किया गया है और इसकी घोषणा हाल ही में महाराष्ट्र सरकार ने की है। इस अफ्रीकन वाइल्ड लाइफ सफारी को बाला साहब ठाकरे गोरेवाड़ा इंटरनेशनल जू में बनाया जाएगा, जो भारत के सबसे बड़े कैप्टिव जू सफारी में से एक है। इसकी घोषणा राज्य सरकार द्वारा बजट 2022-23 में भी की गई थी। इसके साथ ही महाराष्ट्र सरकार द्वारा पुणे में 90 हेक्टेयर वन भूमि पे 60 करोड़ रुपए की लागत से एक लेपर्ड सफारी का भी गठन किया जा रहा है। और इसके अलावा महाराष्ट्र सरकार ने चंद्रपुर जिले में 171 हेक्टेयर क्षेत्र में टाइगर सफारी और वाइल्ड लाइफ रेस्क्यू सेंटर के गठन की भी योजना बनाई है। और इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण फैक्ट है महाराष्ट्र सरकार जो पर्यावरण के क्षेत्र में कर रही है कि सरकार ने जैव विविधता के संरक्षण के लिए 286 करोड़ रुपए के निवेश के साथ महाराष्ट्र जीन बैंक प्रोजेक्ट के गठन का निर्णय किया है, जिसे अगले 5 वर्षों तक चलाया जाएगा। तो यहाँ पर यह सवाल पूछा जा सकता है कि किस राज्य ने जीन बैंक प्रोजेक्ट को शुरू किया है। अब बात करते हैं आज के 5वें और अंतिम सवाल की। भारत सरकार के जनजातीय कार्य मंत्रालय ने कितने आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालयों को मंजूरी दी है? आपके ऑप्शंस हैं ए 6 संग्रहालय, बी 10 संग्रहालय, सी 15 संग्रहालय या फिर डी 20 संग्रहालय। इसका उत्तर है बी। व्याख्या देखते हैं। हाल ही में राष्ट्रीय आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय के तीव्र विकास के लिए भोपाल में 2 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित की गई। गुजरात के जनजातीय विकास विभाग की गुजरात विकास सहायता एजेंसी और भारत सरकार के जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा यह 2 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित की गई 7 और 8 अप्रैल को। गौरतलब है कि 15 अगस्त 2016 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले से अपने स्वतंत्रता दिवस के भाषण में राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन में गुमनाम आदिवासी नायकों के योगदान को स्वीकार करने के लिए आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय स्थापित करने की घोषणा की थी। और इसके बाद जनजातीय कार्य मंत्रालय ने गुजरात, झारखंड, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, केरल, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, मणिपुर, मिजोरम और गोवा में स्थित 10 आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालयों को मंजूरी दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनजातीय गौरव दिवस पर 15 नवंबर 2021 को झारखंड में भगवान बिरसा मुंडा आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय राष्ट्र को समर्पित भी किया था। और नर्मदा जिले के गरुड़ेश्वर में स्थापित किया जा रहा संग्रहालय एक राष्ट्रीय संग्रहालय होगा, जहां 16 प्रमुख गैलरी पूरे भारत में आदिवासी स्वतंत्रता आंदोलनों को समर्पित होगी। और ये निर्माणाधीन संग्रहालय स्टैच्यू ऑफ यूनिटी से लगभग 6 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। तो ये था आज का हमारा डेली MCQ कार्यक्रम। आपके 5 में से कितने सवाल सही हुए, कितने गलत, आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। अगले कार्यक्रम के साथ जल्दी हाजिर होंगे। इजाज़त दीजिए। नमस्कार।